अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तेजी से कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर, सनती पैदावार में मुसलसल कमी, होशरुबा महंगाई, रोज बरोज बढ़ता दरामदी बिल, डॉलर की मोटी परवाज और रुपए की बेकदरी और मुल्क में जारी सियासी रसाकशी के दौरान पाकिस्तान को एक खुशखबरी की उम्मीद बढ़ गई है। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने की उम्मीदें मजबूत हो गई हैं और कमोबेश 4 बरस ग्रे लिस्ट में रहने और ब्लैक लिस्ट के खतरे से दो चार रहने के बाद पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना इंतहाई अहम और वक्त की जरूरत थी। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद कभी इम्कान है कि पाकिस्तान के लिए तिजारत और गैर मुल्की सरमायाकारी की मसदूद और कठिन राहें दोबारा हमवार हो जाएंगी। सन 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट का हिस्सा बनाया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को धचका लगा था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए IMF हुक्काम ने 27 नकाती प्लान दिया था, जिस पर अब मुकम्मल अमल दरामद किया गया है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। ये FATF की जानिब से जो 27 नकाती प्लान दिया गया था, इस पर काफ़ी हद तक अमल दरामद हुआ, काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ। लेकिन मार्च 2022 यानी रवा बरस में जब एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से मजीद 7 नकात थमाए गए थे, U4 पर अमलदारी बहुत ज़रूरी हो गई थी। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में जारी FATF इजलास के आखिरी रोज़ पाकिस्तान के स्टेटस का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी मुतालिक बात करते हुए खारजा उमूर की वज़ीर ममलिकत और इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराह हिना रब्बानी खर ने ट्वीट के बाद इंडिपेंडेंट उर्दू से बात की है और उस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी। सरबराह स्ट्रेटेजिक इस्लाहात सलमान सूफी का कहना है कि हमने FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी है। उम्मीद है कि ग्रे लिस्ट के हवाले से खुशखबरी मिलेगी और आयशा गौस की खबर आने जा रही है, वो हमें पूरी उम्मीद है। उम्मीद क्यों है? उम्मीद इसलिए है कि हमने जिस मेहनत से साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की पूरी टीम ने जिस मेहनत से FATF के ऊपर काम किया, हमाद अजहर साहब को उसकी लीड दी गई थी, क्योंकि इससे पाकिस्तानियों के लिए इतने मुश्किल फैसले लेने पड़े थे। उसके साथ सिविलियन और अस्करी साइड से जो जो एक्सपर्ट्स चाहिए थे वो दिए गए और 3 साल की मेहनत, 3.5 साल की मेहनत के बाद आज इंशाल्लाह हम अच्छी खबर सुन। अब FATF से निकलने का मामला एक तरफ है, दूसरी जानिब हुकूमत सियासी मुश्किलात के साथ सियासी दबाव का शिकार भी दिखाई दे रही है। वहीं कुछ इकोनॉमिक प्रेशर भी है हुकूमत के ऊपर। आज भी डॉलर बड़ी तेज़ रफ्तारी से ₹1.08 की हद अबूर करके मजीद तगड़ा हो गया है, 208 रुपये से तजावुज़ कर गया है। इंटर बैंक के अंदर डॉलर की कीमत बढ़ी है और साथ ही साथ अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की जाए तो वो भी 9 अरब डॉलर से भी कम हो गए हैं। यानी अब हमारे पास तकरीबन 1.25 माह की भी इंपोर्ट के पैसे मौजूद नहीं हैं। और साथ ही साथ अगर हम ट्रेड डेफिसिट और दीगर फिस्कल डेफिसिट्स की बात की जाए तो वो भी डीपन होते हुए दिखाई देते हैं। इस पर अगर हम पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आता है तो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे, हमारी मईशत के लिए कितना सूदमंद होगा और साथ ही साथ जो दीगर चैलेंजेस हैं हमारे पास इकोनॉमिक डोमेन के अंदर, उस पर भी यकीनन नज़र रखनी होगी। और फिर ये हुकूमत के पास इस वक्त क्या फिस्कल स्पेस मौजूद है इन तमाम तर चैलेंजेस के ऊपर काम करने के लिए। आज ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह आई है इदारे शुमारियात की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 30% जो है वो कम हो गई है। 13.3% हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। और इदारे शुमारियात अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि जुलाई तक अप्रैल सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार 10.7% बढ़ी है, जबकि इत्तेहादी हुकूमत के पहले माह में इसकी पैदावार में 13.3% की कमी हुई है। और ये रिपोर्ट यकीनन हुकूमत के लिए बड़ा धचका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इस बात का क्रेडिट लेती रही है कि उनकी हुकूमत के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बड़ी तेज़ी से तरक्की किया है, GDP ग्रोथ हमारी बेहतर हुई है, 6% ग्रोथ बताई जाती है। यानी एक तरफ हुकूमत अपनी जो आउटस्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाती है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करती है और बताया जाता है कि 2 महीने के अंदर नई आने वाली मखलूत हुकूमत ने मईशत का भट्टा बिठा दिया है। और 2022 के इब्तदाई 10 माह में हमने देखा है कि जो दरामदी बिल है हमारा वो मजीद स्वेल हुआ है, यानी 44.51% बढ़कर वो 72.29 अरब डॉलर तक पहुंचा है। और इस वक्त जो है वो अगर गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 50.7 डॉलर था और दरामदी बिल में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तजारती खसारा भी बढ़ रहा है और स्वेल होकर तकरीबन 28 अरब डॉलर के करीब इस वक्त हमें अपना इंपोर्ट बिल दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ डॉलर की तेज परवाज है, दूसरी तरफ रुपी अंडर प्रेशर है, ट्रेड डेफिसिट अपनी जगह पर है, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, वी आर शॉर्ट ऑफ डॉलर्स। अगर हमारे पास डॉलर्स नहीं होंगे, जल्द अज जल्द सिस्टम में नहीं आएंगे, हमारे रिजर्व्स बेहतर नहीं होंगे, तो इकोनॉमिक कंडीशन खुदा न खास्ता, जैसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है, तो ये आसार जो है, ये ख़तरात जो हैं वो मज़ीद गहरे होते चले जाएंगे। अब इनसे निमटने के लिए हुकूमत के पास क्या है? एक तरफ तो हुकूमत काउंटर फाइट कर रही है, तो दूसरी तरफ एक आम आदमी को जो भाषण दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप किफ़ायतशारी अपनाएं, आप ऑस्टेरिटी ड्राइव अपनाएं। पेट्रोल की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है, आम आदमी की दस्तरस से बहुत बाहर है
और अभी इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है, तवक्को की जा कि हुकूमत ये कह रही है कि अभी भी पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ानी होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में कमिट किया है फाइनेंस बिल के अंदर 750 अरब हमें इकट्ठे करने हैं। पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ती है, 300 के करीब पहुंच जाती है, डॉलर यूं ही तेज़ रफ्तारी से बढ़ता रहता है, एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बूस्ट नहीं होते, बेहतर नहीं होते, तो फिर क्या होगा? मतलब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड देन? और अगर हम आईएमएफ के साथ डील मैच्योर कर भी लेते हैं, नेक्स्ट ट्रॉच हमें मिल जाती है, तो क्या उसके बाद ये जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर, क्या ये बादल छट जाएंगे, मामला बेहतर हो जाएंगे, या हमें मजीद इमदाद की जरूरत होगी? और फिर देखना तो ये भी है कि 2.35 बिलियन डॉलर्स का जो री रोल है चाइना की तरफ से, जो कमिट किया गया कि होगा, वो कब होगा? और फिर मजीद 2 अरब डॉलर आने की तवक्को हो गई थी, वो कब होगा? और फिर कतर से जो डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर एलएनजी की बात हो रही है, क्या वो एलएनजी हमें मिल जाएगी? क्या सिस्टम में वो गैस आ जाएगी? क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑफ गैस, हमें बताया जा रहा है, वी आर शॉर्ट ऑफ फ्यूल, कि हम अपने जो ग्रिड स्टेशंस हैं, पावर प्लांट्स हैं, वो रन कर सकें। बदतरीन लोड शेडिंग है, दोहरा अजाब ये है, ना गैस है, ना बिजली है, और शॉर्टेज ऑफ वाटर भी है, ना पानी है। लेकिन इस वक्त जो है वो अगर ज़्यादा प्रेशर है तो एक कॉमनर के ऊपर है। वे फॉरवर्ड क्या है, इसको कैसे काउंटर फाइट किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यही से कंटिन्यू करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान अगर FATF ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता है तो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी पर? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पता है FATF जो है वो जो है ख़ासकर ओवरसी करता है मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, इन दोनों चीज़ों के लिए, टेरर फाइनेंसिंग कह लें, इन दोनों चीज़ों के लिए वो ऑब्ज़र्व करता है। एक टास्क फोर्स है जो कि पूरी दुनिया में देखती है कि कौन से कंट्रीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है और कौन से कंट्रीज से ओरिजिनेट हो रही है। और दूसरा ये कि टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है किस तरह से फ़्लो कर रही है उस कंट्री में। तो इसमें हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था आज से तकरीबन 3 साल पहले। और उसके बाद जो है अब ये एक्सपेक्टेड है कि अब जो है हमने काफ़ी हद तक वो सारी जो है वो कंडीशंस पूरी की हैं, वो सारे स्टेप्स लिए हैं, वो सारे जो है वो सिस्टम्स और प्रोसीजर्स क्रिएट किए हैं, रेगुलेटर्स ने सारा काम किया है, जिसकी वजह से अब लग रहा है कि हम काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ अचीव कर सकें कि हम इस ग्रे लिस्ट से निकल जाएं। अच्छा, इसमें क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो आपकी डीलिंग है ना पूरी दुनिया के साथ, ट्रेड जो आप करते हैं और फाइनेंशियली आप डील करते हैं, एक तो होता है गुड्स सर्विसेज वगैरह आप जो है वो एक्सचेंज करते हैं, और कुछ फाइनेंशियल फ्लोज होते हैं जो दुनिया के साथ डील करते हैं। दुनिया के बैंकिंग सिस्टम के साथ आप जो है वो कनेक्टेड हैं, और आप पेमेंट्स जो हैं, एक कोई चीज़ अगर ख़रीदी बेची जाती है दुनिया में, दूसरी लेग उसकी पेमेंट होती है। तो इस पेमेंट वाली चीज़ पे बहुत सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े डोनर्स हो गया जैसे कि वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF और इस तरह के और बहुत सारे बेतहाशा डोनर्स होते हैं जो कि आपको फंडिंग देते हैं या आपको मदद करते हैं कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेड में या फाइनेंशियल जो है वो पेमेंट्स में। वो ये करते हैं कि जब भी आप उनके साथ डील करते हैं तो वो उनकी, जब आप ग्रे लिस्ट में होते हैं या अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं, यानी कि आप अभी क्लियर नहीं है, तो वो करते ये हैं कि वो आपको एक्स्ट्रा स्क्रूटनी आपकी करते हैं, यानी कि आपकी जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी ये ग्रे लिस्ट के अंदर है तो इसकी स्क्रूटनी बढ़ा दी जाए बिफोर आप इसके साथ कोई डील करें। तो एक तो ये इसका फ़ायदा है कि अगर आप निकल जाते हैं तो दुनिया आपके साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े जो है डोनर्स आपके साथ बहुत मिनिमम स्क्रूटनी कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है वक्त नहीं लगाते आपके साथ डील करने में, और चीज़ें जो है एफिशिएंट हो जाती हैं। दूसरा, आपके ऑप्टिक्स बड़े इंप्रूव हो जाते हैं कि जी आप जो है अपनी जो ब्लैक इकोनॉमी है या इस तरह की जो चीज़ें, जैसे मैंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, इसकी तरफ से दुनिया का जो आपकी तरफ जो एक झुकाव होता है, एक फोकस होता है आपकी तरफ, वो हट जाता है। खुर्रम साहब, गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार हो जाएगी।
ऑप्टिक्स के लिए बहुत बेहतर है, खासतौर पे अभी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अंदर एक जो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत की फ़ज़ा है, ट्रस्ट डेफिसिट है, कम से कम काफ़ी हद तक हमें उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर बहाल होगा। लेकिन गैर मुल्की सरमायाकारी अभी तक हमें IMF की डील के साथ मशरूत दिखाई दे रही है कि इंटरनेशनल क्रेडिटर्स या लेंडर्स हमें उस वक्त तक पैसे नहीं देंगे जब तक हम IMF की जो है वो छत्र छाया में नहीं चले जाते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, IMF की डील से अब करीब हो रहे हैं? जिस तरह से आम आदमी के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की सूरत हो, वो गैस प्राइसेस हो, पर्सनल इनकम टैक्स हो, हाउ डू यू सी दिस? कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब के अंदर IMF के साथ वो जो ट्रॉन्च फंसी हुई है वो भी बेहतर हो जाएगी? देखें, FATF से कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ताल्लुक एज सच नहीं है, लेकिन क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, मेंबर हैं IMF कंट्री जो मेंबर्स होते हैं उनमें से हम भी मेंबर हैं उसके, तो IMF प्रोग्राम का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट ताल्लुक बिल्कुल होता है। जैसे आप रेटिंग एजेंसीज होती हैं, रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं, आपके फाइनेंसेस देखती हैं, आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी देखती हैं, कैपेसिटी देखती हैं, विलिंगनेस देखती हैं, कितना आप इस काबिल हैं कि अपने जो कर्जे वापस दे सकते हैं। उस बुनियाद पे आपका आउटलुक देती हैं दुनिया के इन्वेस्टर्स को कि जी ये स्टेबल कंट्री है, या ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, या इसके पास पैसे नहीं है, या ये बहुत बेहतर कंट्री है और इसके पास अब पैसे आ गए हैं, या IMF इसके साथ आ गया है। फिर दुनिया के और जो है वो इंस्टीट्यूशंस आपके साथ आना शुरू होते हैं। वर्ल्ड बैंक भी आपके पास आ जाता है कि जी IMF का एक क्राइटेरिया है कि जी वो अगर किसी के साथ आता है और उसके प्रोग्राम में आप हैं तो उसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो नेचुरली आपकी जो है वो कहते हैं ना कश्ती पार लग जाएगी। तो डेफिनेटली FATF का एक इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट का ज़रूर है। जब FATF से बाहर निकलते हैं तो लोग ये समझते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट हो गए, आप अब जो है अपनी फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसमें बहुत साफ हैं, बहुत बेहतर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, बहुत ज़्यादा वेल गवर्नड हैं, वेल रेगुलेटेड हैं, वो प्रोसीजर्स आपके सारे इन प्लेस हैं, वो सिस्टम सारे इन प्लेस हैं जो कि गलत किस्म की फाइनेंसिंग को, गलत फंडिंग को जो है वो नहीं आने देते। तो इन्वेस्टमेंट का जो ताल्लुक है ना, मैं ये बताता चलूँ कि सिर्फ एक चीज़ से नहीं है कि जी FATF से हम निकल गए तो एकदम से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ऐसा नहीं है ना। ऐसा है कि IMF एकदम से आएगा तो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक ब्रॉड जो है आपकी पूरी इमेज से है, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी स्टैंडिंग, आपकी पॉलिसीज़, आपकी किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है आपके यहाँ, पॉलिसी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा है। तो IMF एक स्टेप है। IMF के बाद आपकी बेहतरी, अगर आप चाहें अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहें उसके प्रोग्राम के हिसाब से, तो वो करना पड़ता है आपको। तो ये बात सही है कि IMF के बाद लेंडिंग आपको क्लियर हो जाएगी, लेंडिंग लाइंस मिल जाएंगी जिसके से आप अपने आप को पटरी पे दोबारा डाल सकते हैं। लेकिन जब तक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, फिस्कल रिफॉर्म्स, एनर्जी रिफॉर्म्स और दूसरे आपके रिफॉर्म्स, उस वक्त तक आपकी जो है वो पोटेंशियल अनलॉक नहीं होगा जो कि रियल सेंस में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, एक कॉमनर भी सवाल कर रहा है और हम भी गुज़श्ता तकरीबन 17 रोज़ से तो देख रहे हैं कि जब सो के उठते हैं तो तकरीबन 11-12 बजे खबर मिलती है कि आज डॉलर इतना तगड़ा हो गया रुपए के मुकाबले में, रुपये अंडर प्रेशर हो गया है, डॉलर स्काई रॉकेटिंग है। तकरीबन 17 रोज़ जून के उसमें ₹10.25 डॉलर बढ़ा है, आज भी तकरीबन ₹1.08 मजीद बढ़ा है और इंटर बैंक के अंदर ₹208.75 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये जो फ्री फॉल है ये क्यों है? इसकी बुनियादी वजह क्या दिखाई देती है आपको? अच्छा, पहले तो ये फ्री फॉल नहीं है, अल्लाह ना करे कि फ्री फॉल हो। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि हर रोज़ जो है वो 10% जो है वो आपकी करेंसी गिर रही हो, जैसे श्रीलंका में हुआ है, या फिर जैसे जो है वो तुर्की में हुआ है, या जैसे बहुत सारे और कंट्रीज़ में हुआ है। अल्लाह का शुक्र है वो वाली सिचुएशन नहीं है हमारे यहाँ। एक ठहराव के साथ चीज़ हो रही है। और दूसरी बात ये है कि देखें, अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी देखें, पूरी दुनिया में जो शरह सूद है डॉलर पे वो बढ़ना शुरू हो गई है। ये पिछले 2 साल में शरह सूद सिफर हो गई थी, यानी कि शरह सूद से मुराद ये है कि जो कॉस्ट होती है ना पैसा लेने की, यानी कि बोरो करने की, वो कॉस्ट शरह सूद कहलाती है। तो शरह सूद अगर बढ़ती है तो बोरोइंग कम हो जाती है, लोगों के हाथ में पैसा कम आता है, लोन कम होते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होती है, इकॉनमी बैठना शुरू होती है, और वो अब होने जा रही है। उसकी वजह ये कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो शरह सूद बढ़ाने का एक मकसद दुनिया में ये भी होता है कि महंगाई को कम किया जाए, ताकि जो सप्लाई ऑफ मनी वो कम की जाए। तो डॉलर जो 2 साल में जितना मार्केट में आया है, आप ये देखें कि पिछले जब से डॉलर की हिस्ट्री है उसका 25% हिस्सा तो सिर्फ 2 साल में छपा है। अब जाके रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, फूड की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, तो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। 8% इन्फ्लेशन आई है US के अंदर, 40 साल का हाई है। तो वहाँ पे ये हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं डॉलर पे, तो डॉलर महंगा हो रहा है दुनिया में। और आपने ये देखा होगा इंडियन रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ है, बांग्लादेशी टका जो है एक दिन में कुछ 6-7% गिरा है। उन्होंने तो 4-4.5 बिलियन डॉलर्स मार्केट में डाले हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन ये दुनिया भर में डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, सिर्फ रुपी के अगेंस्ट नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इन एडिशन टू ग्लोबल इशूज़,
हमने अपने पॉलिटिकल जो है ना वो इश्यूज खड़े कर लिए अपने साथ, और अपने मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस को जो है वो डिलेड डिसीजंस के साथ जो है वो लिया है, जिसकी वजह से हमारी अपनी सिचुएशन ख़राब हो गई है। ये डबल इम्पैक्ट हम पे आ गया है, तो इस वजह से आपके यहाँ डॉलर जो है वो ज़्यादा जो है वो ठीक गिर गया है, लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा नहीं है, फ्री फॉल नहीं है जो कि आप कह रहे हैं। लेकिन अगर IMF ऑन बोर्ड आता है तो सब चीज़ें जो है स्टेबलाइज हो सकती हैं। ठीक है। अगर हम इंटरनली देखें तो हमें तो क्योंकि फ्री फॉल दिखाई देता है, लेकिन ग्लोबली जैसे आपने बताया कि डॉलर जो है वो तगड़ा हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारे भी यहाँ भी है और हमारे यहाँ को पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है। आप किस तरह देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो एक इंटरनेशनल फिनोमिना है हो रहा है, उसके मुकाबले में एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करना पड़ता है, तो क्या हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट मजीद आप देख रहे हैं कि बढ़ेगा? मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट है और फिर आने वाले दिनों में यही एक तरीका होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने को? अगर ऐसा होता है तो फिर डॉलर तो मजीद बढ़ेगा। देखिए, थोड़ा सा ऐसा होता है कि न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो काम कर रही होती हैं सेम टाइम पे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में भी जो शरह सूद है वो काफ़ी बढ़ गया है। तकरीबन कोई अगर मार्केट रेट्स आप देखें तो वो 15 साढ़े 15% पे पहुंच चुके हैं। काइबॉर आप देख लें, जिसपे लेंडिंग और बोरिंग होती है, वो जो है तकरीबन जो है वो आपके यहाँ 15 साढ़े 15 के करीब पहुंचा हुआ है। तो ये हिस्टोरिकली हाई रेट्स हैं, रिसेंट हाइज हैं ये। इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें तो डॉलर यूएस ने भी पहले अच्छा खासा रेट बढ़ाया, अभी कल ही उसने 75 बेसिस पॉइंट मजीद बढ़ा दिए, जो कि बहुत मैसिव इंक्रीज है, और उसको 8% की इन्फ्लेशन कंटेन करनी है। वहाँ तो 3-3.5% पे भी रेट अभी नहीं पहुंचे, इसी के अराउंड है। तो पॉइंट मेरा ये है कि आगे जाते हुए जैसे रेट्स बढ़ रहे हैं, डॉलर स्ट्रांग तो हो रहा है, बट इसके अगेंस्ट डिमांड कंप्रेशन होगा। यानी कि लोग क्या करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, फैक्ट्रियाँ कम चलेंगी या ओवरऑल कंजम्पशन कम होगी, तो डिमांड नीचे आएगी। जब डिमांड नीचे आएगी तो चीज़ों की कीमतें नीचे आना शुरू होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल एंड फूड की प्राइसेस नीचे आएंगी। जब ये नीचे आएंगी तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी नीचे आएगा, क्योंकि हम एनर्जी बिल हमारा अकेला $20 अरब का इस वक्त हो चुका है। अगर हमारी इम्पोर्ट $70 अरब की है, तकरीबन 72 अरब डॉलर की, तो आपके पास एक ये चीज़ है कि अगले 3-4 महीने में डिमांड कंप्रेशन होगी, जिससे ऑयल प्राइसेस भी गिरेंगी और फूड प्राइसेस भी गिरेंगी, हमारा इम्पोर्ट बिल भी कम होगा और डॉलर की हमारी जो वो है डिमांड है उसमें कमी आना शुरू होगी। तो नेचुरली एक पैरिटी हमारी जो है वो स्टेबलाइज होगी। लेकिन उससे पहले हमें IMF में जाना ज़रूरी है और अपनी जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है इसको नॉर्मलाइज स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे यहाँ ये मसले चलते रहेंगे, दुनिया ठीक हो जाएगी, हम अपने मसलों में फंसे रहेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ही अनसर्टेनिटी है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये अगर ठीक हो जाए और पॉलिसीज़ अगर टाइम पे हों और IMF टाइम के साथ आए तो मेरे ख्याल में चीज़ें जो है बेहतर हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपके वक्त के लिए। माहिर खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है अगर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। इत्तेहादी हुकूमत जहाँ मुश्किलात से नबर्द आजमाए, वहीं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी महंगाई के हवाले से इतवार के रोज़ 9 बजे एक मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। यानी जहाँ इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है, वहीं इस हुकूमत के ऊपर सियासी दबाव भी बढ़ता चला जा रहा है। और आज ही जावेद लतीफ़ साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है, वफाकी काबीना के अंदर मौजूद है, वो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने, जो PMLN लेड गवर्नमेंट है, उसने सियासी खुदकुशी कर ली है। उनकी क्या राय है वो भी आपके सामने रखता है। इतवार को 9 बजे आपने सबने एहतजाज करना है और मैं इंशाल्लाह स्क्रीन के जरिए, वीडियो के जरिए मैं 10 बजे आप सबसे बात करूंगा वीडियो स्क्रीन के जरिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सब निकलें पुरअमन एहतजाज और शाम को 9 बजे निकलें और 10 बजे मैं आपसे बात करूंगा। पैगाम जाए इन लोगों कि अगर आप संभाल नहीं सकते थे इस मुल्क को तो क्यों इतनी साजिश की, बारूदी सुरंगें बना दी गई हैं। क्या आपको जरूरत थी कि एक मुल्क जो सही तरफ लगा हुआ था उसको क्यों आपने डीरेल किया, सिर्फ इसलिए कि अपनी चोरी बचाने के लिए? हम क्या करें जी, ये तो बड़ा इंटरनेशनली कीमतें ऊपर पड़ गई हैं, आलमी बुरहान है। इमरान खान साहब ने तो ये कॉल दे दी है महंगाई की। जावेद लतीफ़ साहब का शॉट अगर प्रोड्यूसर सुना सके, जावेद लतीफ़ साहब ने क्या है तो वो भी सामने रखेगा। बात करेंगे इस वक्त मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि पाकिस्तान के फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं, इसका क्रेडिट आप किसको देता है? जो खबर हम सुन रहे हैं, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले तो हमारी तिजारत की बेहतरी का सामान है, दुनिया का हमारे साथ ट्रस्ट लेवल बेहतर हो, ये सारी कौम की दुआएं हैं। और इसमें यकीनन पिछली हुकूमत ने भी अपना रोल अदा किया था और हमारी हुकूमत जब से आई है हम तसलसल के साथ इस मामले पे लगे हुए थे। लेकिन एक बात है, क्लरिकल काम में और लीडरशिप में यही फर्क है। बहरहाल आज इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे काम माजी में हुए, उनको भी कंट्रीब्यूशन है और जो मौजूदा क़यादत ने इस पे
दिन रात एक करके, शब रोज एक करके बिलावल साहब ने, हिना रबानी खर साहिबा ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारी ट्रेड मिनिस्ट्री ने, बाकी सब दोस्तों ने, हमारी एजेंसीज ने, ये एक तसलसल मेहनत है और वो हम इससे मुबारकबाद देते हैं। सारों को इसका अपना अपना क्रेडिट लेने का शौक होगा, लेते रहे। बादल कायरा साहब, आज एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी गिनवा रही है फैटफ के मामलात पर, और जो उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट्स दी थी उसको फुलफिल करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जितनी प्रोग्रेस हमने की है आज उसी के समरात आ रहे हैं। खास तौर पे एज फार एज आर इकोनॉमिक कंडीशन इज कंसर्न, तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए हालात बहुत साजगार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्राउंड तो बड़ी स्वेल होगी आपके लिए। हाउ डू यू सी दिस? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उन्होंने सियासी खुदकुशी कर ली है, क्या आपकी भी यही राय है? बहुत अरसे से पिछली हुकूमत के इक़दामात की बदौलत ही तो हम इतना अरसा तक ग्रे लिस्ट में रहे। अगर वो फैटफ के कवानीन पे जल्द अमल दरामद करा लेते और उनको मुतमिन कर पाते और लोगों की बात पे यकीन कर लेते और उनका ट्रस्ट लेवल ठीक होता तो पाकिस्तान इतना लंबा अरसा ग्रे लिस्ट में न रहता। लेकिन चलिए, माजी में जो कुछ वो करते रहे उसके समरात भी कौम के सामने है और जो उनका रवैया है वो भी कौम के सामने है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जो कानून साजी की, खासतौर पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कैंपेन की, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो काम किए, 35 तकात पर अमल दरामद हुआ। आपकी हुकूमत ने 2 महीने में ऐसा क्या किया है कि आप समझते हैं कि आपकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ रहा है? पहली बात तो यह है कि आप दुनिया के साथ एक बेहतर खारजा ताल्लुकात बना के चलेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। उस पर इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए एक अजाब के तौर पर चल रहे थे और वो दुनिया में बिगाड़ की तरफ थे, बेहतरी की तरफ नहीं थे। सो दूसरी गुजारिश ये है कि लेजिस्लेशन उन्होंने जिस तरह की सारी दुनिया उसको जानती है। हमने अपने दौर में आके इसको तसलसल, भले को अमेरिका का दौरा था या इधर दौरा था या खारजा अमूर का हमारा महकमा बिलावल साहब ने इसको हर इशू को, इन खास तौर पे फैटफ के इशू को बड़ी चाबकदस्ती के साथ इस मामले को हैंडल किया और हमारी टीम ने इसको कंक्लूड किया है। मैंने पहले भी गुजारिश की कि इसके ऊपर ज्यादा बहस न की जाए तो बेहतर है। चलिए कायरा साहब, क्विकली सिर्फ ये बता दें कि आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से जो ताउन है वो काफी सूदमंद साबित हुआ है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने में, आप समझते हैं? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस इशू को और ज्यादा डिबेट ना करें, इसके ऊपर फाइनल आने दें। तो कायरा साहब, पहले आप महंगाई मार्च कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ, आज तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ महंगाई मार्च करने का इरादा रखती है, मतलब मुल्क गिर एहतजाज होगा इतवार के रोज़ रात 9 बजे। खान साहब ने कॉल दे दी है। आप कैसे देखते हैं कल को जो हदफ तनकीद आपका था आज वही इस वक्त की अपोजिशन तहरीक इंसाफ का दिखाई दे रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आपने उनके जो बोझ का टोकरा है वो अपने सर उठा लिया है? पहली गुजारिश तो यह है कि आपके सवाल से ही बात वाज़ेह हो गई कि उनका बोझ था, उन्होंने कौम के ऊपर एक बोझ खड़ा किया। दूसरी गुजारिश यह है कि हाँ, हमने इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की डोर संभाली है। पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि हमने एक मुश्किल घड़ी में ये फैसला किया है, इसलिए कि अगर हम अब भी ना करते तो खान साहब पाकिस्तान को इर्रिपेयरेबल नुकसान कर देते। अभी तो बहुत मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं ना, अल्लाह करेगा इससे निकल आएंगे, लेकिन फिर शायद नामुमकिनात में चला जाता। लिहाजा हमने जो फैसला किया वो उसका सियासी हो सकता है में नुकसान हो, यकीनन आवाम के लिए मुश्किलात है। कायरा साहब, ये जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर तगड़ा हो रहा है, लेकिन फिर ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारूदी सुरंगें बिछा गई थी। ये बिल्कुल रियलिटी चेक देना चाहिए कि ये मामलात अपनी जगह पर है। ये जवाब जरूर दुरुस्त माना जाएगा, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लैंड माइंस की वजह से ये बिल्कुल उसके बरक्स होगा, ये आपका ख्याल है या सवाल है? कायरा साहब देखिए, ये जवाब आप ही तो दे रहे हैं। अभी जो मैं देता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। मैं सिर्फ अपनी ये कि आपका ख्याल है कि आपका सवाल है। नहीं, मेरा इसका आर्गुमेंट भी है ना सर, मेरा आर्गुमेंट भी है ना सर, ले ले, क्योंकि पाकिस्तान आप ये कहते हैं कि आप आ गया ना सर, आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 10 रुपए पेट्रोल की कीमत में कम किए, 5 रुपए बिजली की कीमत में कम किए। आपने सब्सिडीज तो बिल्कुल खत्म कर दी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी अब ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये तो तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं है, सब्सिडी को न्यूट्रलाइज कर दिया, जो उनकी वजह से था वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया सर। भाई मेरे एक तो सवाल छोटे होते हैं, जवाब बड़े होते हैं, मेहरबानी क्या करें। मैं तो इतना सिर्फ आपसे पूछा कि आपका सवाल है कि ख्याल है। अर्ज ये है भाई साहब कि देखिए, तो इस बहस में मैं असल बात से मेरा ध्यान हट गया। खान साहब के दौर में हमने कहा कि वो बारूदी सुरंगें बचा के गए, तो क्या उन्होंने वायदा किया IMF से तेल की कीमतें बढ़ानी थी। जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही थी उनको आलमी मंडी के मुताबिक एडजस्टमेंट देनी थी, वो नहीं दी टाइमली।
और बोझ बढ़ता गया, गैप बढ़ता गया और अचानक हमें आके 100 रुपए के करीब कीमतें बढ़ानी पड़ी है पिछले 15-20 दिन के अंदर अंदर। बारूदी सुरंग नहीं तो क्या थी। उसके अलावा उन्होंने बजाय इसके कि वो तेल की कीमतों को एडजस्ट करते, उसके साथ ही जो बाकी इसके इफेक्ट्स हैं वो भी आस्ता आस्ता एब्जॉर्ब हो जाते। एकदम करने से तो बहुत खौफनाक इफेक्ट आते हैं, वो साथ साथ एब्जॉर्ब होते तो हमारे लिए आसानियां पैदा होती। उन्होंने उल्ट काम किया, ये अरेंजमेंट करके गए थे, क्या इसका फायदा होगा पाकिस्तान को? ये अरेंजमेंट करके गए थे, वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो है हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके इनकम जो प्रॉफिट्स हैं हम उसमें लेके आए। कौन से प्रॉफिट्स हैं? कायरा साहब देखिए ना बिल्कुल ठीक बात है कायरा साहब, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि 10 रुपए क्यों कम किए थे, ये जस्टिफाइड नहीं है। ये सब्सिडीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे हम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिला जवाब सब्सिडीज दी, लेकिन आज आपने सब्सिडीज खत्म कर दी हैं, वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, तो अब जब बढ़ेंगी तो फिर इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे होगा या इसका बोझ आप बर्दाश्त करेंगे? मैंने नहीं कहा बढ़ेगा, मैं कह रहा हूं अल्लाह करेगा जो मैक्सिमम इजाफा होना था वो हो गया। अब अल्लाह करे तेल पैदा करने वाले मुल्कों ने भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के फैसले किए हैं। कुछ यूक्रेन और रूस की जंग जो है इसके भी बेहतरी के आसार अल्लाह करे पैदा हो जाए तो ये एकदम तेल की कीमतें नीचे आएंगी, नोज डाइव इंशाल्लाह होगा और उससे हमें हम लोगों को की पोजीशन में आ सकेगी। तो खैर साहब, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 750 अरब जो आपने बजट में रखा है वो कैसे कलेक्ट करेंगे? पहली गुजारिश ये है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट के ऊपर एक प्रपोज्ड है, अगर हमारे पास रिलीफ आ जाएगा तो यकीनन कलेक्ट करेंगे और वो कलेक्ट करके कमर ज़मान में अपनी जेब में डालना है या पाकिस्तान के खजाने को बैलेंस करना है। अगर पाकिस्तान के खजाने को बैलेंस करके लोगों की तरक्की पे लगाना है, अपने कर्ज अदा करने हैं, अपने डेवलपमेंट करानी है तो ये तो अच्छा अमल होगा, तो बुरा तो नहीं होगा। तो कायर साहब, आर यू रेडी टू पे द पॉलिटिकल कॉस्ट देन? यस, वी आर वेरी मच रेडी, इसलिए कि हमने ये सारा कुछ सोच के फैसले किए हैं और अगर हम ये पॉलिटिकल कास्ट देने के लिए तैयार ना होते तो इमरान खान पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देते, जिससे पाकिस्तान का वो नुकसान ना हम किसी काबल रह जाते ना बाकी जमातें किसी काबल रहती। हमने वो फैसला किया है और पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि हमने एक मुश्किल सूरत हाल में एक कमान संभाली है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। कायर साहब देखिए ना, आज एक कॉमनर को मशवरा दिया जा रहा है कि आप चाय की प्याली एक कर दें, 2 ना पिएं और किफ़ायत शारी से काम लें, लेकिन ये कब तक होगा? मतलब या तो मुस्तकबिल करीब के अंदर हालात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हों, क्या आपको लग रहा है कि अगले 2-3 माह के अंदर ये जो ट्रबलसम सिचुएशन है इस पर काबू पा लेंगे आप? कि पहली गुजारिश ये है कि कुछ चीजें सिंबॉलिक होती है। हमने तो लतीफा तो नहीं कॉम्पिटिशन आया ना, अगर हमने कहा है कि बिजली का जहाँ बहुत होता है हमें अपने टाइमिंग बेहतर कर लेने चाहिए और मार्केट जल्दी क्लियर कर लेना चाहिए, तो ये कोई न शरारत है न मजाक है। कायर साहब मेरा एक सजेशन है, कायर साहब मेरा एक सजेशन है, अब ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा सजेशन है, क्योंकि आप कैबिनेट में होते हैं। $28.4 बिलियन हमारा इंपोर्ट बिल है जो बहुत स्वेल होता जा रहा है, जो असल प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो सर ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर लीटर ऑयल के पीछे को 50-60 रुपए का मार्जिन ले रही हैं, आप वजीर आजम को ये प्रपोज करेंगे कैबिनेट के अंदर कि ये मार्जिन कम होना चाहिए? शायद चाय की एक प्याली कम करने से उतना इफेक्ट ना आए जितना ये मार्जिन फी लीटर के पीछे जो ले रही हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अगर ये सेक्रीफाइस कर दें तो शायद बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए गुजारिश है कि जो चाय की प्याली वाला है वो मैं अपनी जगह पे बिल्कुल मौक़िफ़ पे कायम हूँ, बिल्कुल वो आपको बचत करनी चाहिए। ये इंडिविजुअल हैबिट्स को भी कंट्रोल करने की जरूरत है, ये बेसिकली अलामत है सेविंग की। तो पहली गुजारिश है तो ये जारी रखनी चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये तेल इंपोर्ट करती है या रिफाइनरीज, खासतौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का तो मार्जिन कम होता है, वो नहीं है 40-50 रुपए, नॉर्मल में तो उनको कोई रुपए अभी बहुत फायदा हो रहा है कायरा साहब, हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त बहुत फायदा हो रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बात मुझे पता है नहीं हो रहा है, मैं तो उसकी इसीलिए जवाब दे रहा हूँ, मुझे पता है। तो जो पेट्रोल पंप वाला था उसको अचानक 30 रुपए का लीटर में फायदा हो गया, उसके पास 10-20-30 हजार जितना भी लीटर पड़ा था, इसी तरह किसी के पास बड़ा स्टॉक था तो बड़ा फायदा हो गया। लेकिन जिस दिन कीमतें कम होती है उस दिन भी स्टॉक के ऊपर जो नुकसान होता है वो भी उन्हीं को होता है। मगर कायरा साहब अभी तो कीमतें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। एक तजवीज़ है हमारी, आई होप कि आप अगर इसको कैबिनेट के अंदर टेकअप करेंगे तो शायद कोई विन विन सिचुएशन बन सकती है। प्राइसेस के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं दे सकते आप, उसके लिए कोई फार्मूला बनाते हैं, ये एक एडजस्टेड मतलब टेस्टेड फार्मूला है। इसके मुताबिक अगर कोई और हमें आप या दोस्त मिलकर
ऐसा कोई फार्मूला हुकूमत को बना के दे सके जो वर्केबल हो, तो यकीनन ये एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट जो है ये कम होने चाहिए और लोगों को निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि मार्केट्स जो कारोबारी मराकज़ हैं और शादी हॉल्स हैं वो रात 9 बजे बंद हो जाएंगे, लेकिन क्या ताजिर बरादरी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएगी? ताजिर का मौक़िफ़ जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील अहमद पराचा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पराचा साहब, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ है कि रात 9 बजे तक तमाम कारोबारी मराकज़ और शादी हॉल्स बंद हो जाने चाहिए। क्या आप इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं? ये कोई टेक्निकली बात अगर देखी जाए ना, मैं एमडी के इलेक्ट्रिक से मुलाकात कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि बिजली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने स्टोर कर दें या फ्रीज कर दें कि आज आपने बचाई और कल काम आई। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इन चीजों से फर्क पड़ सकता है तो आप अपने तमाम जो आपके जो इदारे हैं, उनके दफातर हैं, उनमें एसी बंद करा दें पूरा दिन के लिए। जितने दफातरों में एसी चल रहे हैं, जिस बुरी तरह से एसी चलते हैं, उन एसी को बंद कराएं, उससे फर्क पड़ेगा। ले दे के इन्हें सिर्फ ताजिर नजर आते हैं, ताजिर की गर्दन पे छुरी फेर दो। ताजिर सबसे ज्यादा भेड़ बकरी है, उन्हें काट दो। मईशत उन ताजिरों से चलती है, आप लोगों की वजह से मईशत नहीं चलती है। हम टैक्स देते हैं तो आपके घरों के चूल्हे जलते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते बात? आप लोगों ने सिर्फ हम पे अपने फैसले एयर कंडीशन कमरों में बैठ के मुसल्लत करने होते हैं, जो हम हर तरह से मुस्तरद करते हैं। हमें बुलाया गया, बताया गया कि ये फैसले हो रहे हैं। हमने कहा कि हमें जो पूरा दिन आप बिजली देते हैं वो बिजली हमारे लिए नाकाफी है। जो हमें 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे बिजली की लोड शेडिंग भुगतना पड़ती है, उससे हमें छुटकारा हासिल करना है। साहब, ये तजवीज आपकी दुरुस्त है कि सरकारी दफातर में लगे एयर कंडीशनर्स जो है वो बंद होने चाहिए, लेकिन दुनिया भर में ये भी कहीं नहीं होता पराचा साहब के मार्केट्स का कोई टाइम ना हो, मार्केट्स शुतर बेमहार हो, जितने बजे मर्जी आप ओपन करें, जितने बजे मर्जी आप उसको क्लोज कर दें। पूरी दुनिया के अंदर ये रेगुलेट होता है मैकेनिज्म। जब हमारे यहाँ रेगुलेट होता है तो ताजिर बरादरी एहतजाज करती है। नहीं, एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हमें सारा दिन बिजली नहीं मिल रही। हम सारा दिन भी अपना सर फूंक रहे हैं सिर्फ जनरेटर चला चला के। इतनी महंगा तरीन पेट्रोल जलाते हैं हम लोग, उसके बावजूद हम फिर जब काम का टाइम आया, रात के टाइम, जो गर्मी, बदतरीन गर्मी के अंदर हम सारा दिन जनरेटर भी चला रहे हैं। हम बैठे हुए हैं धूप के अंदर, गर्मी के अंदर। उसके बाद आप चाहें कि हम अपने कारोबार को फिर खत्म कर दें, ये नामुमकिन है। आपने महंगाई हद दर्जे बढ़ा दी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। इस वक्त मईशत वेंटिलेटर पे है, और वेंटिलेटर पे जो होते हैं उनको अल्लाह ही बचाता है। बस हम तो वैसे ही बड़ी मुश्किलात का सफर तय कर रहे हैं, लेकिन आपने हमारे साथ ज्यादती का अंबार ये करवाया। जब दिल चाहता है, चाहे वो कोविड का मसला हो, मार्केटें बंद कर दें, चाहे वो बिजली का मसला हो, मार्केटें बंद कर दें। आप दूसरे तरीके से इस्तेमाल करें, दूसरे तरीके का साहब, वो दूसरा तरीका क्या है? देयर हैज टू बी सम सॉल्यूशन। आप क्या प्रपोज करते हैं? दूसरा तरीका ये है कि देखें, ऑल्टरनेट ये है कि आप तमाम जो हुकूमती दफातर हैं उन सब में बिजली की बचत करवाएं। आप एक ऑर्डिनेंस जारी करें कि हम आज सुबह से, ये सुबह 8 बजे से 4 बजे तक या 3 बजे तक या 2 बजे तक हम तमाम जो इदारे हैं उन सब के एसी ऑफ कर रहे हैं। और उसके बाद हमसे बात करें, फिर हम हमारी ये ऑस्टेरिटी ड्राइव सरकारी सतह पर तो जारी है, और फ्यूल कट लगा है। यकीनन एयर कंडीशनर्स के ऊपर भी कोई ना कोई कंप्लाइंस हो रही होगी कि कितने बजे दफातर में एसी चलते हैं, कितने बजे बंद। अगर नहीं हो रही तो यकीनन ये होनी चाहिए। नहीं, वो तो देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिस तरह वो चलते हैं एसी, जिस तरीके से चल रहे होते हैं, कमरे खाली होते हैं लेकिन एसी चल रहे होते हैं, जिस तरह से हम उस बेदर्दी से इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, हमारा दिल जलता है। वहां हम किसी इदारे में जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये बिजली का ज़िया हो रहा है। जो मैं समझता हूं, डूबती हुई मईशत को तो बचाना चाहते हैं। फ्यूल कॉस्ट आपके सामने है, अबंडेंट फ्यूल हमारे पास नहीं है, मईशत कंगाल है। कारोबार करने दें, मईशत को बचाना है तो मईशत को काम करने दिया जाए, ताजिरों को काम करने दिया जाए, लोगों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए आप कोई ना कोई अपना ऐसा इकदाम करें। ये हमारा मसला नहीं है कि आप बिजली कहां से पैदा करेंगे। पकड़े के इलेक्ट्रिक को, क्यों डिफॉल्टर हो रहा है, क्यों उसे गैस नहीं मिल रही है।
फर्नेस ऑयल पे आप जितनी बिजली बना सकते हैं हमें देंगे, बाकी महंगी तरीन बिजली हमें दे रहे हैं, गैस से बिजली नहीं दे रहे। आप पहले भी तो 1100 मेगावाट बिजली खरीद के हमें देते थे मुख्तलिफ कंपनियों से, तो वो कंपनियों से खरीदें या छोटे छोटे 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाएं ताकि आपको आसानी के साथ बिजली मिले। लेकिन यहाँ इन हालात के इन सब हल के बावजूद ये किया जाता है कि जी उठा के बस ताजिरों को दीवार से लगाओ, इनकी गर्दन पे छुरी फेरो, इनके कारोबार बंद करा दो। कारोबार हमारा है, हम क्यों बंद करें कारोबार? कारोबार हर वक्त हुकूमत की नजर अच्छा पराशा साहब, लास्टली बताएं, देयर हैज टू बी सम मिडल वे। आपकी कोई इंतजामिया से बातचीत हुई है इसके ऊपर? मतलब इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी एक आध घंटे की अगर देने के लिए राजी हो जाए? मैं आपको बता रहा हूं ना कि कमिश्नर हाउस में मुलाकात हुई थी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब थे और एक मिनिस्टर थे धरेजो साहब। इन लोगों ने हमसे कहा कि आप अपनी बातें लिखवा दें, हम ये भेज रहे हैं वफाक में, वफाक से फिर बात करके फिर आपको बताते हैं। ये बताया हमें, खाली हम पे थोप दिया कि जी अब आप जो है ना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, सिर्फ ये सिंध के अंदर ही नहीं है, हमारी इतलात के मुताबिक पंजाब में भी एक समरी मूव हो गई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी होने जा रहा है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का भी मैं सीनियर नायब सदर हूं, तो मैं पूरे पाकिस्तान के ताजिरों की तर्जुमानी करते हुए बात कर रहा हूं आपसे कि आप इसका कोई मुस्तकिल हल निकालें। यह हल नहीं है कि आपने उठाकर और सिर्फ कारोबार को बंद करा दिया। अपने दफातर में पहले एयर कंडीशन बंद कराएं, सारे अपने दफातर से आप काम शुरू करें, फिर उसके बाद ताजिरों की तरफ आएं। अच्छा पराचा साहब, मुझे जरा रात 9 बजे जो कुछ होगा आपसे कोई 1-1.5 घंटे के बाद, जरा वो बताइए कि क्या करने जा रहे हैं और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इसके हवाले से? स्ट्रैटेजी हमारी यही है कि हम दुकानों पे बैठेंगे, या हमें मारे पीटें, हमें दुकानों से उठा के ले जाएं, हम पे मुकदमात बना दें, क्योंकि हम पाकिस्तान के वो शहरी हैं जो पाकिस्तान को चलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हमारा जुर्म है ये, हमारा मुकदमा। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूं, चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूं कि इसमें खुदारा इन चीजों में आप आके एक्टिव हों। ये देखें कि मईशत के साथ कितना घुनावना खेल खेला जा रहा है। सिर्फ उठा के ताजिरों को कहा जाता है कि आप मार्केटें बंद कर दें। ये कौन सा तरीकेकार है? आप अपनी दूसरी स्ट्रेटजीज तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जमील अहमद पराचा, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। और ताजिर बरादरी किसी सूरत इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है कि कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद होने चाहिए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।